बैक और अब हमारे साथ कुछ नए मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानेंगे ना सिर्फ जिनके बारे में हम जानेंगे कुछ मसले ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जिसके लिए आप बात करते हैं दूसरों के लिए लेकिन चीज़ें आप पर ही भारी पड़ जाती हैं। नौशीन ताज जवान जो कि LHV लेडी हेल्थ एडवाइज़र हैं और विज़िटर हैं सॉरी और साथ साथ इनके साथ मैं एक वाक़या जो पेश आया कि एक अरसे दराज से वो एक जगह पर मुकीम थी, वहाँ पर डिस्पेंसरी चल रही है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों को दी जा रही हैं, लेकिन उसके साथ उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके लिए हम ये कहते हैं कि बड़ा अफसोसनाक चीज़ हुई। वो क्या हुई वो इनसे जानेंगे, लेकिन इनको पहले खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके नौशीन? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे और दुश्मन से आपको और आपके हस्बैंड को बचा कर रखे, क्योंकि कहते हैं ना कि भलाई के काम करने वाला जब निकलता है तो मुश्किल बड़ी रास्ते में आती हैं। आपके साथ शबीर शफकत भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और शबीर भाई काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई, तो कहाँ चले गए थे? मैं ज़रा आउट ऑफ सिटी था। आउट ऑफ, कितनी बुरी बात है ना वैसे ये देखें, मतलब शो शुरू हो गया आप लोग आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, मतलब हफ्ते में एक दफ़ा तो आना बनता है आप लोगों का। अच्छा जी, फिदा हुसैन जमालदी साहब जो कि हस्बैंड है नौशीन साहिबा के और ये भी विक्टिम है उसी चीज़ के, मेहरान मीडिया सेंटर सिंध के बानी और चेयरमैन हैं। और फिदा हुसैन जमाली साहब से भी मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल रही, लेकिन उससे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिशान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त में से वक्त निकाला। नौशीन साहब आपकी तरफ पहले आएंगे कि मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही और क्या मुसीबत पेश आई, आपको क्या मुश्किलें पेश आई? सर मैं सन 2013 से जो है LHV की फैसिलिटीज़ के साथ उस जगह पर मुकीम थी, लेकिन 16-17 से मैंने वो जगह परचेज़ की थी। ठीक है। जिन साहब से परचेज़ की थी वो वफ़ात पा गए उनके सन 2022 में। तो वो डायलिसिस पे थे। पहले मैं उनके यहाँ रेंट पे रहती थी। जब एक अरसा दराज हो गया वो डायलिसिस पे थे, तो उन्होंने कहा बेटा मैं बीमार हूँ तो मैं अब जगह सेल आउट कर रहा हूँ, आप रहती हैं तो पहला हक आपका है। तो मैंने उन्हें काफ़ी पेमेंट दे दी थी, कुछ रहती थी, और इसी दौरान उनकी वफ़ात हो गई सन 2022 में। ठीक है। तो बकाया की जो पेमेंट है वो मैंने उनके बच्चों को, दोनों बेटों को दी, जिसके सारे एविडेंस या जो बैंक ट्रांसलेशन होती है या जो से इजी वगैरह पैसा वगैरह कराते हैं वो सब मेरे पास है। और उनसे जो एग्रीमेंट हुआ था उनके वालिद साहब से, वो मुआहदा भी मेरे पास है। अच्छा, इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनके जो बेटे हैं उन्होंने मेरे साथ तो जो फ्रॉड किया है, मतलब मुझसे पेमेंट लेकर एक दूसरी पार्टी को भी मेरी जगह को सेल आउट कर दिया। जब तक मुझसे पेमेंट ली और जब मैंने उन्हें कहा कि मुकम्मल कब्ज़ा मुझे दें, जबकि एक बिल्डिंग पूरी मेरे अंडर थी लेकिन बाहर की सिर्फ 4 दुकानें उनके पास थी। जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरा पूरा कब्ज़ा दे क्योंकि पूरी पेमेंट हो गई है आपकी, उसके लिए उन्होंने कहा आज देते हैं कल देते हैं, ऐसे कर फिर उस दरमियान जो है सुनने में आ रहा था कि वो जगह दूसरी जगह पर दी जा रही है और कुछ वहाँ के लैंड ग्रेबर हैं जो आकर हमें हैरेसमेंट कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। आपने अखबार में नहीं दिया किसी? मैं वही बता रही हूँ, थाने में एप्लीकेशन भी दी, अखबार में भी दिया, थाने की एप्लीकेशन की रिसीविंग भी है मेरे पास। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि थाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर मैंने कोर्ट में जो है प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया, पिटीशन दायर की, जिसमें मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिल गया। सही। मेरे ख्याल है फ़ैब की 18 तारीख को, सन 2025 को। तो 18 तारीख को जब कोर्ट से मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद 26 को प्रोटेक्शन तो नहीं दी, SSP और SHO को ये लेटर इशू हुआ था प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि रात 2 बजे 2-2:30 बजे जो लैंड ग्रेबर की तरफ से धमकियाँ आ रही थी हमें और ये जो इनके बेटे हैं इनके साथ 2-2:30 बजे इन्होंने मेरे घर में दरवाजे तोड़कर, छतों से फलांग कर मेरे घर में 30-40 लोगों के साथ ये लोग दाखिल हुए, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार भी थे। ठीक है। तो ये मेरे घर में असले के ज़ोर पर आए और इन्होंने आकर मुझे, मेरे हस्बैंड को हैरेस कर लिया गन पॉइंट पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने उन्हें पूछा क्या मामला है, तो वो कहते हैं आप लोग चलें, आपको पता चल जाएगा। आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, हम लोग आपको समझा रहे थे कि आप लोग ये जगह छोड़कर चले जाएं। तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, मेरे हस्बैंड को मोबाइल पुलिस में ले गए। जब मुझे कमरे में बंद किया तो मैं शोर कर रही थी ऑब्वियसली, तो मेरे बच्चे, फिर मेरे 2 बेटे हैं, 12 साल का 11 साल का, मोहम्मद तैमूर जो है वो आकर मुझसे लिपट गया जब वो ऐसे मारपीट कर रहे थे।
तो उन लोगों ने मेरे बेटे को एक तो फेंक के मारा, और मोहम्मद खान न्याजी एक ऐसा ही है, उसने एक गन का बट मेरे बेटे के सर पर मारा। ठीक है। तो वो उस वक्त उनसे लहूलुहान हो गया था। फिर मुझे उन लोगों ने इस शोर शराबे में बंद कर दिया ना, और मेरे बच्चे जो है वो यहाँ से बाहर चले गए ना, मोहल्ले में जाकर लोगों को बुलाने लगे कि हमारी मदद करो, हमारी अम्मी को वो लोग मार देंगे, अब्बू को मार देंगे। जब उन्होंने मुझे बंद किया तो वो मेरा सारा सामान लोड कर रहे थे। बाहर 3-4 मजदा खड़े हुए थे, क्लिनिक का, मेडिकल स्टोर का, और मेरे हस्बैंड का वहाँ मीडिया सेल था, उनका, मेरे घर का, मेरे किराएदारों का, तकरीबन मेरा 1.5-2 करोड़ का मालियत का सिर्फ सामान था। जो कुछ मशीनरीज थी, 2-3 डॉक्टर्स बैठते थे क्योंकि उनका ऑफिस था, मेडिकल स्टोर था, तो ये सब वो लोग लोड कर रहे थे। उस वक्त वो इतनी दरिंदगी से मेरा सामान लोड कर रहे थे, मैंने उसको एक बंदा एक अगर कमरा भी बनाता है, छोटा सा घर भी बनाता है, उसमें बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। ऐसे ही है। तो उन्होंने मेरा तकरीबन सारा सामान जो 10-12 साल से मैंने तिनका तिनका करके जोड़ा था, उन्होंने वो 10-15 मिनट में सारा तोड़ फोड़ कर लोड कर दिया। और जब मैं बाहर आई, मैंने उनसे पूछा ये सब क्या हो रहा है। वो कहते हैं आप लोग चलो, आपको पता चल जाएगा। मुझे वो प्राइवेट गाड़ी में लेकर गए, और जब लेकर गए उस वक्त मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, सही। मैं स्लीपिंग ड्रेस में थी। मुझे जब वो लेकर गए अपनी प्राइवेट गाड़ी में, तब वो मेरा सामान लोड कर रहे थे, डकैती कर रहे थे मेरे घर पे। जब वो मुझे थाने में लेकर गए हैं, तो वहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को देखा, ये भी वहाँ पर थे, इन्हें लॉकअप किया हुआ था। मेरे बच्चे जब हमसायों के पास गए तो एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर NGO है, उनमें मेरे भाई काम करते हैं, मतलब ऐसे भाई बने हुए हैं। बच्चे उनकी तरफ गए कि मामू ये देखें हमारे घर में कुछ हो रहा है, तो वो वहाँ पर मौके पे पहुँचते जब वो सामान उठा रहे होते हैं। तो वो अजमल भाई उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो वो उनको कहते तुम जाकर अपना काम करो, नहीं तो हम तुम्हें भी उठा कर ले जाएंगे। तो फिर वो देखते हैं, पूछते मैडम कहाँ गई, वो कहते हैं आप थाने चले जाओ। फिर वो अपनी टीम के साथ थाने आते हैं और आकर उन्हें कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है, आपके पास कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं है, थाने में कोई लेडीज़ पुलिस नहीं है, आप एक लेडीज़ को इस तरह से बेपर्दा उठा कर लेकर आए हैं, हम एक्शन लेंगे। तो फिर उनके इसरार पर उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को जो है वो उनके हवाले कर दिया। हम लोग फिर घर आ गए। नेक्स्ट डे फिर जो है मैंने अपने हस्बैंड की ज़मानत करवाई कोर्ट से। कुल मिला के बात यह कि उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठी FIR कर दी। मैं उस जगह पर 10 साल से रहती हूँ, जिसमें मेरा क्लिनिक रजिस्टर्ड है, जिसकी मैं सरपरस्ती करती हूँ। मेरे 6 से 7 स्टाफ हैं, जिसमें नर्सिस हैं, मिडवाइफ हैं, LHVs हैं, और 2-3 MBBS डॉक्टर भी हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं। मैं एक LHV हूँ तो इतने टाइम से, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो इतना ज़्यादा एजुकेट नहीं है। कौन सा एरिया थोड़ा सा बताएंगे? मेहरान टाउन कुरंगी एरिया। मेहरान टाउन कुरंगी में, ठीक है जी। वो इतना एजुकेट नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं गांव से, दूर देहात से लोग आकर रह रहे हैं वो, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है। वहाँ पे सब वर्कर्स हैं, तो जो लेडीज़ होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती या सेंस नहीं होती कि वो अपनी जो लाइफ है, जो इनकी मतलब कंसीविंग वगैरह की, उनकी इतनी नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम जितनी भी है, गायनिक जो प्रॉब्लम है जी बिल्कुल, उनके लिए फिर एक LHV हो तो वो एक मशवरा करते हैं, आकर डिस्कस करते हैं अपने हेल्थ के बारे में, कंसीविंग के बारे में, मज़ीद गायनिक प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ में बड़ा प्रॉब्लम है, उनको इतनी सेंस ही नहीं होती है कि अनेमिक होती हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं जो वो आम डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं कर पाती हैं। तो जो हम लोग उन्हें काउंसलिंग करते हैं, जिससे उन्हें आसानी हो जाती है। बाकी मेरे पास गायनालॉजिस्ट भी आती हैं, पीड्स के भी आते हैं, डर्मा के भी आते हैं, मज़ीद दूसरे डॉक्टर जो हैं अपने अपने डेज पर आते हैं। मतलब मैं ये दाना तकरीबन 10-12 साल से चला आ रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा रजिस्टर्ड है, और 10 साल से मेरी रजिस्ट्रेशन रिन्यू होती है। और मेरा मेडिकल स्टोर भी रजिस्टर्ड है, जिसका लास्ट चलान मैंने 25 जनवरी को जो है 15 तारीख को भरा था मैंने, उसी जगह पर मेरे 10 लाख रुपए का लोन भी है जो उस जगह पर चल रहा है। उसी जगह के ऊपर मेरे 2 किराएदार ऊपर छत पे रहते हैं, जिसका वो सामान लेकर गए, उनकी जो वेरिफिकेशन है वो भी उसी थाने से, जो किराएनामे वगैरह बनते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो हमारे ऊपर FIR झूठी की है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ बैठे थे अपने दोस्तों के हमरा, नौशीन और फिदाद और कुछ लोगों के साथ आए, और इन्होंने हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश की। जबकि मैं वहाँ 10 साल से रहती हूँ, उन्होंने मेरे घर में 2-2.5 लाख रुपए की डकैती कर ली है, और वो मुझ पे ही उल्टी ये FIR कर रहे हैं कि मैंने उनके उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की है। मेरे पास इतने एविडेंस है कि वो मतलब
किसी एंगल से आप ये नहीं मुझे कह सकते कि मैं वहां कब्जा करने की कोशिश कर अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा नौशीन, सारी बात की बात कि अब आपने एक वाकया सुना होगा बलूचिस्तान में, एक मोहब्बत की शादी करने वालों को जो है वो गोली मार दी गई, जिस पे लड़की के अल्फाज थे कि तुम सिर्फ मुझे मार सकते हो, मुझे छूने का हक तुम्हें नहीं है। बिल्कुल। ये वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे ना। बिल्कुल। सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि आज तो टीवी मीडिया से पहले आप सोशल मीडिया, मोबाइल उठाती, लाइव जाती, सब चीजें बताती, तो शायद इतना प्रॉब्लम ही ना होता। सर मैंने 15 भी की थी, और उसके बाद जो आईजी के सेल नंबर थे, मतलब हेल्पलाइन जो होती है, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी। और मैं एमपीए हाउस, एसएसपी साहब, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने नहीं किया। ह्यूमन राइट्स की टीम अगले दिन, मुझे जो मेरी हालत थी, कंडीशन थी उस वक्त, जो मुझ पे तशद्दुद हुआ था, मेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं था जब वो लोग मुझे लेकर गए। गलती थी, आप उसी वक्त लाइव जाती तो ये एविडेंस आपके पूरी दुनिया। यही देखिए, बता रही हूँ थोड़ा सा मैं माजरत के साथ आपसे सॉरी भी करूंगा कि आप पाकिस्तान की, कराची की बेटी हैं और आपके सर से चादर उतरी, बहुत गलत बात है। लेकिन आप वो वीडियो अगर क्लिप्स होते ना, तो वो आपके लिए भी एविडेंस होता है। सर उस वक्त उन लोगों ने गन, वो समझ नहीं पॉइंट पे हमारे मोबाइल एवरीथिंग छीन लिया। आपको बोल रहे दुपट्टा तक नहीं लेने दिया, मोबाइल कहाँ से लेने तो कोई देंगे? इलाके में जो आए थे आपके जो भाई, ह्यूमन राइट्स, अजमल भाई, उनके मोबाइल से आप थोड़ी देर के लिए उसी वक्त लाइव चली जाती कि उनका जो पेज है ह्यूमन राइट डिफेंडर का, कोई ना कोई पेज तो होगा ना, वहां पर आपको देखो एविडेंस क्या होते हैं। हमारे यहाँ पर उन लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया, और ये सब उस दूसरे तीसरे दिन जो है ये सब मेरा ख्याल सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया था। उन सब लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, उन लोगों ने इंटरव्यू किए हैं। लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल है आईजी साहब, डीआईजी ना, उस्मान गनी साहब थे ना जी, साहब का डीआईजी। हाँ, उधर उस वक्त हम उधर उन्होंने नोटिस लिया था, फिर हम उनके दफ्तर गए थे, लेकिन उधर से भी हमें कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। अभी आप उसी जगह पर मौजूद हैं जो कि आपकी मलकियत थी, या वहां से आपको निकाल? वहां पे तो वो लोग अब काबज हो गए हैं ना। मेरे घर पे डकैती की वो अलग, मुझ पे एफआईआर कराई वो अलग, मुझ पे तशद्दुद किया वो अलग, मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरा कारोबार छीन लिया। कारोबार एक अलग चीज होती है, लेकिन एक बंदा जब कोई एक फ्लाई इदारा चला रहा होता है, उसकी एक पहचान होती है, एक रिस्पेक्ट होती है अपनी। चले, फ्लाई इदारा आज नहीं तो कल फिर चल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो मेहनत से जमा की भी पूंजी जो होती है, जो अपनी पूंजी आपने जमा की अपनी औलाद के लिए, आपका एक दिन में तो घर नहीं बना होगा ना। आपने क्या कहा कि आपके खुद के अल्फाज है, मेरे कोई अल्फाज नहीं है, और मेरा मैटर से कोई इस तरह लेना देना नहीं है। मैं आपके अल्फाज दोहरा रहा हूं कि आपने उनको किस्तों में पैसे दिए, उनके मरने के बाद भी आपकी कुछ वाजिबात है जो आपने अदा की है। तो मतलब आपने कितना पेट काटा होगा, कितनी ख्वाहिशात को मारा होगा आपने, कितनी चीजों को आपने चाहते हुए भी कहा होगा चलो यार पैसे देने हैं, वो जरूरी है, ये फिर हम बाद में कर लेंगे। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही। मैंने उनको लोन उठाकर दिया, एक बार कमेटी बड़ी उठाकर दी, वो सब जाहिर बात है, अगर लोन लिया तो उनकी हर महीने इंस्टॉलमेंट जाती है, और वो फिर आप प्लस करके देते हैं। लोन जो है वो कभी भी आपको एक्चुअल अमाउंट नहीं होता। उनको जब जरूरत होती थी वो ये कहते थे इन एक साल के अरसे में जो कुछ भी 22 से 23 के दरमियान, 21 से 22 के दरमियान जो भी हम लोगों ने पेमेंट दी, उस सब की हमारे पास उनकी रिसीविंग भी है, और जो है बाकी सब। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, जहां तक मैं, बल्कि यहाँ पर हमारे ना जो रात भयानक एक वाकया हुआ हमारे साथ, वो पिक्चर दिखाई ना। ये मेरी क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और ये वो मुआहिदा है जो मैंने इनसे खरीदा था। ये स्टैम्प पेपर पर हुआ है? जी प्रॉपर, जी ठीक है। ये मेरा क्लिनिक था। अभी इस जगह के ऊपर उन लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी। ओके। ये मेरे हस्बैंड का मीडिया सेल भी था, मेरा क्लिनिक भी था, और ये जो उस रात जो मेरे साथ तशद्दुद हुआ था, तो फिर मुझे CPLC से मैंने जाके MLO लिया और जिना से मेडिकल करवाया था, क्योंकि पुलिस तो मुझे नहीं दे रही थी। तो इस सब का मेरे पास मेडिकल प्रूफ भी है, MLO भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने, आप कह रहे हैं ना मीडिया पे जाते हैं, ये देखिए हमने बहुत कुछ किया था। फिर हमें एक इत्मीनान में लिया गया, हमें इत्मीनान में लिया गया कि आप ये सब बंद कर दें, हम आपको आपकी जगह भी देते हैं, आपका लूटा हुआ सामान भी लेकर देते हैं। पुलिस ने हमें जो है इस एतमाद में लिया। तो हम लोगों ने जो एक एपिटिशन दायर की थी कोर्ट में, वो पुलिस के खिलाफ थी। तो उसी एपिटिशन की वजह से उन लोगों ने फिर एक कॉन्ट्रा FIR की, जो उनके ऊपर की हमारी तरफ से, जो हमारी मतलब डकैती वगैरह हुई उस हवाले से। तो उन्होंने उस वक्त हमें एतमाद में लेके पुलिस के नाम निकाल दें, हम आपको सब कुछ लेकर देते हैं। जैसे हम लोगों ने FIR से पुलिस के नाम हटाए और FIR हो गई, पुलिस बिल्कुल साइड पर हो गई, अब कोई बात नहीं सुन रहा है। जब तक उनके नाम थे
कोर्ट में उनको लेकर जाना था तब तक वो मतलब सही था, सब कुछ चल रहा था, सब कह रहे थे कि आपकी हर चीज़ मिलेगी ये वो। जैसे ही ये मतलब पुलिस के नाम हट गए और उन लोगों ने हमसे एफआईआर ले ली और वहाँ पे कोर्ट पे हम अपने हाथ कट कर आ गए। वहाँ पे हमने नॉट प्रोसीड कर दिया कि भाई हमारी एफआईआर हो गई है, हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। तो उसके बाद जनाब कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं। अच्छा, इस बारे में मजीद जानेंगे कि क्या दोबारा एफआईआर हो सकती है। ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं बताता चलूं कि हमारे जो प्यारे भाई इम्तियाज़ भाई के साथ जो वाक़या हुआ उसके बाद हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त भी ड्यूटी पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलीम खान गुलिस्तान जौहर के थाने से और मोहम्मद इब्राहिम भाई जो कि अपनी ड्यूटीज़ बराह रास्त सर अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त भी हमारे ऑफिस के गिर्द मौजूद हैं। तो मैं इन लोगों के लिए कहूँगा कि मेरी बहन के साथ जो मसला हुआ उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें सलीम खान और मोहम्मद इब्राहिम भाई की, तो ये दोनों इस वक्त अपनी ड्यूटी प्रॉपर वे में जो है वो निभा रहे हैं। और इसी तरीके से मैं इन मुहाफिजों के लिए कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मजीद जहाँ पर गलतियाँ हैं वहाँ पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी शाहना साहब, वही जनाब, वेलकम बैक। और अब हम आएंगे शबीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर भाई, हम अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें इन भाई का और बहन का, तो हम बात करते हैं इनसे इनकी ज़ुबानी। मुझे ये बताएं कि अब जो एक कराची के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अब मेजर मसले जब हम आप बैठते हैं तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, बड़े फजूल से एक प्रोसेस हुआ कि लोगों को, आवाम को एक बड़ा अच्छी वाली लॉलीपॉप दी गई कि आपको नए कनेक्शंस दिए जाएंगे गैस के, ठीक है जी। और अब जो है वो एक खबर सामने आई कि जितने भी कनेक्शंस हैं उनको मुनक़ता किया जाता है, कोई नए कनेक्शंस नहीं दिए जाएंगे। हाँ, अगर आपने कनेक्शन लेने तो आप एलपीजी के लें और एलपीजी की भी कीमत आप 1.5 गुना करके देंगे। तो ये कहाँ से कराची के वालों के साथ इंसाफ है? देखिए जी, कराची का कोई माई बाप नहीं है, जिसका कोई वारस नहीं होता ना, तो उसके साथ यही होता है। आप ये देखिए ना कि इन्होंने नई लाइनें बिछा दी सुई गैस की और कहा कि पुरानी लाइनों में पानी आ गया, और अब देखिए और जब इन्होंने लाइनें बिछाई हैं उसको कवर नहीं किया और बारिश का पानी फिर नई लाइनों में चला गया। अब आप देखिए करोड़ों रुपया लगाया है, आप लियारी में इधर उधर देखें, वो पानी उसके अंदर चला गया। कल को फिर जो है वही मुसीबत होगी। यानी अवाम का पैसा अवाम के खिलाफ इस्तेमाल और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ जो है कोई पूछे, यहाँ लोग खाने वाले हैं। और यहाँ देखें ना, आप बिजली का बिल देख लें, गैस का, उसके अंदर कितने लगा दिए आपके ऊपर, टैक्सेस लगा दिए, जो काम आपका नहीं है। आपका टीवी का अलाउंस, कचरे का अलाउंस, ये के इलेक्ट्रिक का काम है या गैस का काम है? के इलेक्ट्रिक ने नया वो किया है कि आपकी जो वो कचरे की थैली होती है ना, उसको खोलने का भी एक वो है उसके अंदर। यानी आप कचरे की थैली खोल के कचरा डालेंगे ना, तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स आ गया। मैं यही तो कह रहा हूँ क्योंकि ये कराची के लिए कोई बोलने वाले दावे सब करते हैं कि हम कराची के, लेकिन कराची के लिए करता कोई कुछ नहीं है। अभी आप देखना, जैसे इन्होंने अभी आपके सामने ये वाकया जो पेश आया है, तो ये देखना कराची की बेटी है, तो कराची की बेटी रुल रही है, परेशान है, किसी ने आवाज़ उठाई। और दूसरी बात यह है कि ये मेहरान टाउन का वाकया इनका जो है ना, ये पहला है ना आखिरी है। वहाँ लैंड ग्रैबर है, वहाँ पे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीन है, सॉरी मेहरान टाउन। अच्छा, ओके। वो किसी की ज़मीन है, ना इनकी है ना मेरी है या आपकी है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अलॉट हुई है। और उस ज़मीन का ये मसला है कि जिनको अलॉट हुई है उनके पास असली फाइल होती है, मालक के पास। ठीक है। एक फाइल जो होती है केडीए के पास रिकॉर्ड रूम में होती है। ठीक है। ये बेचारे जैसे ये हैं, ऐसे और भी लोग हैं जो उन लोगों से स्टाम्प पेपर पे ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जो लैंड ग्रैबर होते हैं उनको पता है जो कमजोर आदमी होता है वो बना ले, सब कुछ हो गया। उनके ये जाके उस प्लॉट का केडीए से पैसे देकर रिकॉर्ड रूम से असली फाइल खरीद लेते हैं और वहां डुप्लीकेट फाइल रिकॉर्ड में चली जाती है। और वो फाइल लेके फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं देखिए जी हमारी है, ये है, वो कोर्ट से वो ऑर्डर ले लेते हैं। फिर वो जाते हैं थाने से सेटिंग करते हैं, या बंदे के खिलाफ पहले एफआईआर कटवा देते हैं या थाने के साथ सेटिंग कर लेते हैं। वो बंदे को बोलते हैं भी आपने जितने का लिया आप इतने पैसे ले लें और जगह छोड़ दें। अब जिस बंदे ने लिया है उसके ऊपर लाखों रुपया लगाया, वो कैसे छोड़ सकते हैं? वो पुलिस के जरिए, क्योंकि वो जो मेहरान टाउन को जो थाना लगता है कोरंगी इंडस्ट्री का, वो पूरी तरह करप्ट है, सबको पता है। और यही वजह कि इनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही, ना होगी, क्योंकि पुलिस मिली हुई है। और पुलिस क्या करती है, उन बंदों को उठा के ले जाती है, उनको मारती है, बोलती है एफआईआर है वरना आप जगह छोड़ दें। वो स्टेट एजेंसी वाले जितने उधर है, लैंड ग्रैबर हैं, सारे जो है मिलके करते हैं। चौधरी हमीद नाम का बंदा है, वो गली के आगे बिल्डिंग खड़ी कर देगा, गली है उसको बंद कर देगा, उसके ऊपर कब्जा कर ले, कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि सिंध हुकूमत के कुछ वजीर, एक वजीर है जिसकी उसकी हमायत हासिल है,
और वो बंदा जो है धड़ल्ले से काम करता है, पुलिस कुछ नहीं करते। अगर आप चौधरी हमीद के खिलाफ बात करेंगे तो आपके खिलाफ FIR कट जाएगी, जैसे इन्होंने किया। इन्होंने इनके मकान पे कब्जा हुआ, इनके ऊपर ये FIR भी इनके ऊपर हो गई। अब ये कैसे हुआ? अगर पुलिस की मिली भगत है ना, अब वो DIG के पास भी गई हैं तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट पे भी गए, क्योंकि वो जो इलाका जो है ना वो पूरी तरह जो है कंट्रोल के अंदर है लैंड ग्रेबर के, जिसके अंदर वजीर भी मुलव्वस है, पुलिस भी मुलव्वस है, कोर्ट के लोग भी हैं, तो उनका कुछ नहीं होता। और वो यही वजह है कि उनके पास असली और ये लोग जब लेते हैं तो इनको ये पता नहीं होता कि हम जाके रिकॉर्ड रूम, मैंने कई बार मेरान टाउन के लिए आवाज़ उठाई और हमारे बंदे भी बंद हुए उसमें, तो हमने कहा कि जाके ये लैंड ग्रैबर जो करते हैं, आप जाके KDA से जाके रिकॉर्ड में पैसे दे के फाइल क्यों नहीं खरीद लेते? जब आपके पास असली फाइल होगी फिर आपको डर नहीं होगा। ये सारी कहानी है उसकी इमरान टाउन की। तो यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। आपने ये इन्होंने कहा जी मैंने IG सेल में, यकीन करें हमने भी IG सेल में बहुत कंप्लेनें की, कोई सुनवाई नहीं है। ये एक सिर्फ ये वफाकी मोतसब आला, सूबाई मोतसब आला सब बेकार हैं, सब ये जगहें कब्जा करके बैठे हुए हैं, तनख्वाहें मुफ्त की आवाम की टैक्सों से जा रही हैं, ये कोई काम नहीं करते। आप देखें 22A का ऑर्डर होता है कि कोर्ट बोलते हैं कि FIR लॉन्च करो। हमने एक बंदे की FIR लॉन्च करवाने के लिए 22A का ऑर्डर किया सरजानी टाउन में। उस बंदे के घर में उसकी बीवी ने दूसरे बंदे के साथ शादी की, फिर तलाक हो गई, फिर भी उस बंदे के साथ रह रही है, और वो बंदे को मारा। उस बंदे की हमने, इन्होंने कहा थाने ने MLO के लिए वो पर्ची नहीं दी, उसकी हमने CPL से करवाई, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, उसका दांत टूट गया, और 22A का ऑर्डर लेके थाने में गए, थाने ने अभी तक सरजानी टाउन वालों ने उसकी FIR नहीं काटी। अब आप पुलिस का अपना कानून है, पुलिस बालातर है, क्योंकि इनको पकड़ने वाले कोई, सब मिले हुए हैं, और कराची की जो अवाम है मजलूम है, इसकी कोई सुनवाई कोई नहीं। आप देखें ना, साफी महफूज नहीं है, साफी से लोग डरते हैं कि एक वो वक्त था कि क्राइम रिपोर्टर थाने के पास से गुजर जाता, थाना हिल जाता था कि यार ये क्या हो गया। अब कोई डरता नहीं, उनको पता है कोई मसला ही नहीं है यार, 2 दिन खबर चलेगी, बाद में बात हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी कुछ नहीं करना, वो भी हमारे अपने हैं, बस थोड़े देर चलने तो कोई मसला नहीं है। जब तक यहाँ कराची का कोई वारस पैदा नहीं होगा, बोलते सब ये हैं कि हम कराची के वारस हैं, हम कराची के लिए ये कर देंगे, कराची हमारा है, लेकिन कराची के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता। आज भी आप देख लें कराची का क्या हाल है, सेवरेज का निज़ाम आप देख लें, ये जो रेड लाइन ब्लू लाइन ये गाड़ियाँ का जो बना किया, यूनिवर्सिटी से लेके वहाँ तक देख लें, अभी जामा क्लब तक को आप देख लें क्या कर रहे हैं, कोई है? मेरी बात सुने, मैं इसी बारे में शबीर भाई, अभी मैंने एक पहले ये सुनने में आया था कि जो कि ये आप अपना हमारा जो सिविक सेंटर के आगे से जो रेड लाइन मंसूबा जो है, उसको पहले ये सुनने में आया था कि 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा, और मैं परसों रिपोर्ट पढ़ा था कि 2035 का बोल दिया। और ये कौन बोल रहा है? मेयर बोल रहा है, मेयर ऑफ कराची ने बोला 2035, मतलब ये तो इसका मतलब है नहीं तो मेयर कमजोर है, नहीं तो मेयर नाअहल है कि आप जो है ये कह रहे, आपने जिनसे ठेका लिया, आप बात यह है कि कमीशन के ऊपर बात है। आप एक बंदा एक रोड बनाता है, आप उसे कमीशन ले लेते हैं, और उसके ठेकेदार बोलता है कि मैं कितने में बनाऊंगा भाई, जितनी लागत आनी है मैं अपनी जेब से तो नहीं दूंगा। आप ईमानदार बंदों को रखें, चेक एंड बैलेंस रखें। कैसे एक मेयर अगर बोल रहा है 2035 में भी ये मुकम्मल नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि मेयर की जो है गिरफ्त कमजोर है। अच्छा, एक बात बोलूँ, जब मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रेडियो था, और स्टार्टिंग मेरा था, और उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल भाई का टाइम चल रहा था जब ये कराची के अंदर रेनोवेशन हो रही थी, तो मैं एक प्रोग्राम करता था लाइट्स आउट कराची। तो उसमें एक दफ़ा मैंने वर्कर से पूछा ना, देखिए जो बात अच्छी है वो अच्छी है, तो मैंने कहा कि यार तुम लोग कितने एक्टिव होकर काम करते हो, क्योंकि मैं रात 12 से सुबह 4 का प्रोग्राम करता था राइट रेडियो पे, तो प्राइवेट रेडियो था। तो मैंने कहा यार इतने एफिशिएंट होकर काम करते हो। कहता मुस्तफ़ा कमाल भाई का प्रॉब्लम ये कि दिन में छापा नहीं मारते, रात में छापे मारते हैं, और जब छापा मारते हैं काम ना देख रहे हो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो वाकई में अभी भी काम आप इसके बाद कोई शक नहीं, मुस्तफ़ा कमाल के दौर के अंदर आपको ये पता होगा, ये बात ठीक थी कि वो जो थे रात को भी उठ जाते थे, दिन को भी आ जाए। आप मैं क्या बात की, चेक एंड बैलेंस, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो तब तक कुछ नहीं होगा। वो आके देखते थे। आप अभी देखें ना, आप ऐसा यूट्यूब देख, आप कहते हैं बहुत अच्छा हॉस्पिटल, क्यों ऐसा कह? क्योंकि वो जो डॉक्टर अदीब रिजवी दूसरे हैं वो आकर रात को भी देखते हैं, और दूसरे जब आप चेक एंड बैलेंस ही नहीं, आपने अपने बंदों को दे दिया कमाना है भाई और मुझे भी ला के देना है। अदीब रिजवी भाई के लिए तो मैं ये कहूँगा, डॉक्टर अदीब रिजवी के उनको तो वो खुद डायलिसिस पेशेंट है, वो डायलिसिस लगाने के बाद भी मरीज को देखने जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत व कामला नसीब फरमाए, आमीन। इसी के साथ साथ फिदा भाई आपकी तरफ आते हैं कि आप भी विक्टिम बने इस चीज़ का, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिशान बहुत शुक्रिया। दिशान भाई देखें, जैसे भाई ने जिक्र किया कराची लावारसों का शहर है, इसका कोई वली वारिस नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ तक पुलिस की बात आती है, अगर पुलिस पैसे लेके पुलिस की जब पोस्टिंग होती है, लाजमी सी बात है उनको पैसा वसूल भी करना है, पैसा बनाना भी है उनको।
हमारा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया 10 थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वो वाहिद थाना है जहाँ एसएचओ की पोस्टिंग जो है 20 से 25 लाख रुपए पे होती है, जहाँ एडवोकेट की पोस्टिंग 10 से 12 लाख रुपए की होती है। अब मुझे बताएं जो 25-30 लाख रुपए भर के पोस्टिंग करवा रहे हैं तो वो कहाँ से पैसा वसूल करेंगे, कहाँ उनको बता देंगे, कहाँ उनकी वसूली पूरी होगी। और वहाँ पे हमारे पास लैंड ग्रोवर के साथ जो उनको लीड कर रहा है हमारे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान नियाजी साहब, वहाँ तो शूटर के नाम से मशहूर है, बेगुनाह लोगों को घरों से उठा के कत्ल कर देना, ये तो आम रवाज है उनकी। कुछ अर्सा पहले शाहनवाज साहब एसपी लांडी थे, उस दौरान इसने दो भाई जा रहे थे बाइक पे, इंडस्ट्री की छुट्टी हुई, घर की तरफ रास्ते में उसको रोका मोहम्मद खान नियाजी साहब ने कि भाई पेपर दिखाएं मुझे। मैंने कहा पेपर तो घर में पड़े हुए। बोले ठीक है मैं इसको थाने लेके जा रहा हूँ, आप जाएँ जो पेपर ले आएँ। घर जाते हैं वो बेचारा रक्षा करके वापस आते हैं, भाई ये पेपर, भाई और गाड़ी। बोला कौन सा भाई, कौन सी गाड़ी? भाई मुझे तो पता ही नहीं है। रात को 4 बजे मैसेज चलता है कि भाई फलां जगह पे पुलिस मुकाबला हो गया, वो बंदा वहाँ शूट कर दिया उसने। सेम यही वाक़या हमारे साथ हुआ। जैसे भाई ने कहा ठीक है हमारे नाम पे वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टी प्लाट है जो ओवरसीज के हैं, एक प्लाट की जो हैं 4-4, 5-5 फाइलें बनी हुई हैं, कोई एक फ़ाइल नहीं है। ठीक है, उठाने का एक तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार उनका ये है, ठीक है जो दोस्त फाइल लेके आए वो आए, जो पार्टी बैठी हुई है उनके पास, भाई ये फ़ाइल मैं ले आया हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो आप रखें फ़ाइल या मेरे साथ तावन करें, आप ना इतना अखराजात किया भाई आप अपना पेमेंट पकड़ें। ये तरीक़ेकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ ये होता है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम कमाया यहाँ पे, तकरीबन मैं 16 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, आज भी मैं सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और मेरी रहायश भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में ही है, दूर नहीं है। जितना हम वहाँ के थाने को जानते हैं पड़ोस होने के नाते, इतना कोई नहीं जानता होगा उसको। रात को 2:30 बजे का वक्त था, हम लोग सोए हुए थे, मियाँ बीवी बच्चे सोए हुए थे हम लोग। पता वो चलता है कि 40 से 45 बंदे आके घर में घुस जाते हैं। अभी वहाँ 40-45 बंदों के बीच में 2 बंदे क्या कर सकते हैं? देखिए मुझे एक बात, देखिए विद सॉरी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा या किसी को बुरा नहीं कर रहा, लेकिन आपके मोहल्ले में से कोई बंदा भी नहीं आया कि आपका कौन आता है? सर मैं आपको एक बात कौन आते हैं? एक मिनट में उस वक्त फिदा नहीं, की एक बात देखिए मैंने ये देखा कि मैं जहाँ पर पुलिस की बुराई है, मैं फिर एक बात बोलूँगा कि परसों भी मैंने एक वाकया देखा कि आपका जो क्लिफ्टन का एरिया है, मैं ऑफिस की तरफ से जा रहा था, वक्की में वो डकैत थे और उनके पास लोडेड गन्स थी और लड़का, मैं पुलिस का मुझे नाम नहीं पता उस लड़के का, उस भाई का, उस दोस्त का, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, कि वो उनके ऊपर जैसे ही उसने पकड़ने के लिए किया तो उसका सर जाके नीचे फुटपाथ पे लगा, उसको खून निकलने लग गया। तो ये वो बंदे हैं, मैं वाकई में मानता हूं कि जहां बुराई है वहां पे वो अच्छाई भी। और वो जो 2 लड़कों को वो बचा रहे थे, जिसके लिए वो बचाने निकला, ना वो उनको जानता था ना वो आगे से उनको, तो फिर हम वहां पे रुके, मैंने पूछा कि उससे कहा भाई सब सेट है, मतलब वो खुद ही हाथ पे रखता हुआ पुलिस वैन में लेके उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। पुलिस को हम टोटली इन जवानों को हम बुरा नहीं कह सकते, इन मुहाफिजों को हम बुरा नहीं कह सकते। आप कुछ कह रही थी मैम? जी हाँ भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए प्रॉपर्टी का एक अलग इशू है, वो हमारी थी नहीं थी, हमारे नाम थी या नहीं थी, वो किसी की थी, जिसकी भी थी, अगर वो किसी की है वो कोर्ट क्लेम कर सकते हैं, एक सिविल मैटर है। मेरे घर पे उन लोगों ने एक 4 दीवारी का तकद्दुस होता है जो उन्होंने वो कमाल किया, खराब किया। फिर मुझे मेरी बेहुरमती की, मुझे जो सड़क पर घसीट कर लेकर आए, मैं एक फ्लाई इदारा चला रही हूँ, एक मेरी, मैं आपको वही बोल रही हूँ, मेरी एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक इज्जत है, लोग मुझे एक अच्छे नाम से जानते हैं। और वो इज्जत कमाने के लिए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला था कि आप अपने बच्चों के लिए एक मतलब असासा इकट्ठा करते हैं, सिर्फ एक दौलत को इकट्ठा करना काफी नहीं होता, माँ बाप एक नाम भी कमाते हैं जो अपनी औलाद के लिए छोड़ जाते हैं, विरासत में उनके लिए वो भी छोड़ा जाता है और उसको कमाने के लिए सालों लग जाते हैं, और एक इमेज को खराब करने के लिए 1 दिन और 1 घंटा ही काफी होता है। कहते सारी जिंदगी लग जाती है एक इज्जत को कमाने में, और एक लम्हा होता है। मुझे यकीन करें उस जगह का अफसोस नहीं है, चीजें चली गई उसका भी अफसोस नहीं है, दोबारा बन जाएगी, लेकिन जो मेरी बेहुरमती हुई है, जो मेरी बेइज्जती हुई है, और मैंने उस इलाके को 10 साल दिए हैं और इतनी मैंने मेहनत की है वो मुझे पता है। और मुझे इतना अफसोस है कि आप कह रहे हैं कि मोहल्ले वाले नहीं खड़े हुए, वहाँ पर जब ऑपरेशन कर रहे थे ना 40 लोग थे, तो पुलिस वालों को, वहाँ पुलिस वाले और बहुत दूसरे सिविल कपड़ों में, हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, असले से, सब भी असले से लेस थे,
तो वहाँ पे क्या हुआ है कि 2-2:30 बजे का टाइम है। उस टाइम में लोग, ये ज़रा वो टाइम होता है कि लोग ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं। वहाँ पे जो है 2-3 लोग, सामने हमारे होटल है, बराबर में जो है वहाँ जो चौकीदार है, मतलब 2-3 बंदे असले के साथ वहाँ जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा यहाँ से कोई भी उठेगा या किसी ने भी मोबाइल निकाल के वीडियोस बनाई तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। ये हमने बाद में वेरिफिकेशन की थी। तो चौकीदार को भी उन्होंने हिरासत में ले लिया। अभी आप मुझे बताएं, अपनी जान पर खेलकर तो कोई नहीं आता। ऐसे ही है। वो एक बड़ा ऑपरेशन है, ये कोई मेरे साथ नहीं हुआ है, वहाँ पर हर रोज़ दूसरे दिन ये होता है, हर रोज़ होता है। लेकिन मुझे ये कहना है कि मेरे साथ जो हुआ है, अल्लाह ना करे वो किसी और के साथ हो, तो इसके लिए कोई बेहतरीन स्टेप होना चाहिए। जैसे सर ने बोला है कि कराची का कोई वारिस नहीं है, कोई कानून नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत ऐसे फिर महफूज है। फिर हम लोग कैसे मुझे ये बताएं, यहाँ पे जगह की तो बात ही नहीं हो रही है। मेरे घर में डकैती हुई है, अगर कोई किराए पे भी रहता है तो किसी मकान मालिक के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो किसी के घर में घुस जाए। मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। एक मिनट, ये मैं आपको बताऊं, ये जैसे ये तो बहन की चले इज्जत भी बच गई, जान भी। वहाँ ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि लोग इस तरह घर में कब्जा हुआ है और औरतों धक्का दिया है और सर पे लगी है और औरतें मर गई हैं। ऐसे भी वाकयात की मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है, ये कब्जा करने आए हैं तो ऐसा हुआ है। और फिर ये इंसान तो नहीं है। ये बात मैंने आपको बताया ना कि हुकूमत की, पुलिस की सरपरस्ती हासिल है उनको, इसीलिए वो धन दनाते फिर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि वहाँ का जो थाना है उसको लीड कौन कर रहा है? लाजमी डीआईजी है वहाँ पर। डीआईजी का नाम भी तो होगा। एक हर कोई आता है, अलग अलग आते हैं ना। ठीक है। जो कोई भी आता है तो वो एक प्लानिंग के साथ आता है कि कमाने जैसे जो रिसेंट कौन सा थाना लगता है आपको? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जो भी रूहें रवां, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेट्रो वन के ताउन से, यहाँ पर मेट्रो वन न्यूज़ के मॉर्निंग शो पे, कि इनके केस की सुनवाई की जाए। क्योंकि एक चीज़ होती है कि वाकई में हर चीज़ से बलातर इस वक्त मैं आपके लिए बात करूंगा कि आप अगर पोस्ट पर बैठे हैं तो आपकी भी जान को खतरा है। आप अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी हिफाजत करते हैं। तो मेरी आपसे जो भी इस वक्त सीनियर ऑफ द क्या कहते हैं इस वक्त थाना है, पुलिस अफसर के जो सीनियर है, मेरे वहाँ के पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद ज़रूर की जाए, क्योंकि ये कराची की बेटी हैं, ये हमारे भाई हैं और आप लोग मुहाफ़िज़ हैं। और मैं उम्मीद ज़रूर जाहिर करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ इस बात पे कि अब के बाद इनकी केस की भी सुनवाई होगी, इनकी बात को भी सुना जाएगा, फ्रंट भी किया जाएगा। और जब इनका केस सॉल्व होगा तो हम वहाँ के जो हेड हैं उनको शो पर बुलवा कर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपने ये काम किया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इनकी केस को सुना जाए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना सोचा। नहीं देखिए, एक बात मैं, जैसे कि शबीर भाई कहते हैं ना, कराची का कौन, देखें हम ब्लेम करते हैं, हम खुद कराची के लिए सोचते हैं। मैं अपने पर बात रख के करूं कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूं तो मैं कराची के लिए कितना सोचता हूं। मैं एक चीज़, पत्थर पड़ा मैं कभी पाँव से उसको दूर नहीं करूंगा। कराची का कौन सोचेगा जब हम सोचना शुरू करेंगे? आज मैं सोच रहा हूँ, कल शबीर भाई उठेंगे, शबीर भाई ने लाइट बंद की, मेरे जहन में आएगा कल शबीर भाई ने बंद किया, आज मैं बंद करूंगा। पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई नमाज पढ़ने जाता था ना, वो बच्चों को बोल के जाते थे, चलो बेटा ये क्रिकेट मैं भी आके खेलूंगा, पहले असर पढ़ते हैं। ये असर और मगरिब दो नमाजें ऐसी होती थी जिसके दरमियान क्रिकेट खेला जाता था, आम गलियों का एक रिवाज था। अब तो आजकल माँ बाप मोबाइल में बिजी होते हैं, अब कब बच्चों को तरगीब देंगे? हमारे यहाँ पर शबीर में, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ें, हमारे यहाँ पर ना कराची की बात सुनने वाले हैं, लेकिन मैं के इलेक्ट्रिक के लिए ज़रूर कहता हूँ कि वो किसी की भी नहीं सुनते। कि हमारी सुई सदरन गैस वाले, उस दिन हम गए क्योंकि मैं मुझसे तबीयत सही नहीं थी, तो अब यकीन करें कि वहाँ पे जो खातून बैठी हुई थी, जब उनको पता चला मेरी तबीयत ख़राब है, इस तरीके से हम बात करें, तो उन्होंने इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया। इस पे प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम, डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम रमीज़ खान इस चीज़ को फ्रंट करेंगे, इस बात को कि उन्होंने हमारी मदद की। सिवाय के इलेक्ट्रिक के वो नहीं सुनते, और के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं सुनता ये भी सबके सामने वाज़ेह है। और यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी शाना सर, वेलकम बैक। और हम फिदा हुसैन भाई की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी MCR टीम को, PCR जितने भी लोग हैं सबको खुश रखे, क्योंकि ये MCR टीम जो भी हमारे सबसे पहले तो अदील भाई जो कि एंटरटेन करते रहते हैं, हमारे बासित भाई हैं, खुरम भाई हैं, हमारे वो भाई क्या नाम है हमारे जो पतले, इरफान भाई, तो आसिफ भाई हैं। अच्छा वो पतले से भाई जो, इनको मैं हमेशा पतला कहता हूँ, मैं कान में आवाज़ आ रही तो वो हमारे इरफान भाई,
और शायान भाई इस वक्त मौजूद हैं। तमाम ये लोग वो लोग हैं कि वाकई में जो एंटरटेनमेंट ना हो, जो एनर्जेटिक ना हो, तो हम एनर्जी भरपूर शो नहीं कर सकते। तो लव यू मेरी टीम। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? निशान भाई बहुत शुक्रिया। देखें ना आप, जो उन दोस्तों ने एफआईआर कराई है हमारे ऊपर, उन्होंने उसमें ये दावा किया है कि रात का वक्त था 2:30 बजे का, हम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे हमरा बैठे हुए थे, वहाँ पे फिदा उसी घर में जिसके ऊपर जी। आप रहते थे? जी ठीक जी है। जी। सिर्फ मैं वहाँ पे नहीं था, मेरे किराएदार भी वहाँ पे थे, और मेरे जो वो किराएदार थे उनकी वेरिफिकेशन भी उसी थाने की है। जो किराएदार थे मेरे, उनकी वेरिफिकेशन जो है उन्हीं थाने की है। और एक साहब हैं जो हमारे जज साहब के सामने बयान कबूल कर रहे हैं कि ये जुर्म मैंने किया है, मुझसे हो गया है। ये आप देख सकते हैं, उसका एफिडेविट वगैरह बना हुआ है, किसने फिंगरप्रिंट। किया है? ये उस बंदे ने जो जी जी, उनमें से जो एक मुलजिम है उसने इकरार किया है कोर्ट के अंदर कि ये जुर्म मैंने किया है, लेकिन मैं डकैती बहुत हमने की है। मिस्कीन हूँ, मेरी ज़मानत मंजूर की जाए। आप ये देख सकते हैं, आपके कैमरा में दिखा सकते हैं उसको, ये देखें। दूसरी बात ये, 2 अफराद, एक खातून एक जेंट्स, 40-45 बंदों के अंदर क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। ठीक है। ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि वो रात कैसी भयानक रात होगी जो हम पे गुजरी है। शाम में गरीबा ही हो गया ना इनके लिए तो। ठीक है, बच्चा देखें लथपथ है खून से, सर उसका फटा हुआ है। खातून देखें, उसका चेहरा देखें, क्या ये हालात हैं, ये क्या कंडीशन है। ये पिक्चरें हम एसएसपी तारिक नवाज साहब उस टाइम भी मौजूद थे, आज भी अपनी सीट पर वो बैठे हुए हैं। ठीक है। हम जब एडिशनल आईजी ओडो साहब के पास गए, उन्होंने उनको कॉल की कि इस मैटर को देखें आप, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो उस टाइम तो एसएसपी साहब ने कहा कि ठीक है आप भेज दें इनको। जब हम वहाँ जाते हैं, उसने कहा कि 2 दिन का मुझे टाइम दें। उसके 2 दिन के जो है 26 फरवरी का वाक़या है। आज आप बताएं मुझे, 9वें महीने की 23 तारीख हो गई है, तकरीबन 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक ज़मीन तो अपनी जगह पे है। जो डकैती की गई, जो लूटा हुआ माल था, हमें तो स्लीपिंग सूट में उठाया गया, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े तक नहीं मिले हमें। ठीक है। एक चप्पल तक नहीं मिली। बच्चों के जो किताब थे, जो यूनिफॉर्म थे, वो भी हमें नहीं मिले। वो इन तस्वीरों में से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे वो दोस्त दावा कर रहे हैं कि हम कब्ज़ा करने पे गए वहाँ पे, तो ये चीज़ें जो हैं आप देखें, ये मेरा जो क्लिनिक रजिस्टर्ड है, जिसकी मैडम ओनर हैं, आप देखें ये हेल्थ केयर कमीशन से बाकायदा रजिस्टर शुदा है। ठीक है। 2016 से लेकर। और वहाँ पे मीडिया का एक दफ्तर है जहाँ पे 30 से 35 मेम्बरान काम करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ अखबारात हैं। ठीक है। ठीक है, ये भी एविडेंस तौर पे मैंने उनको दिए हुए हैं। ठीक है। जब ये एफआईआर मेरे ऊपर हो रही है थाने पे कि इन्होंने कब्जे करने की कोशिश की है, वही थाना मेरी एफआईआर कर रहा है उसी प्लाट की कि इस प्लाट से इनकी डकैती हुई है। आप मुझे बताएं, थाना तो वही है, एफआईआर दोनों वही थाना कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगाए कौन चला रहा है इन थानों को, क्यों वो इतने ये ताकतवर हो गए हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, न सब अच्छे हैं न सब बुरे हैं, ऐसा ही है। लेकिन चंद भीड़ों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। अभी अब इन्होंने देखा, इन्होंने एक बात पे अपने गौर नहीं किया। इन्होंने कहा है कि हमारे पास पुलिस की तरफ से किराए नामे का जो है, हमने वो भी थाने में रिसीव किया हुआ है कि ये जो बंदे हमारे पास रहते हैं ये हमारे किराएदार हैं। तो ये हो गया दावा, थाने ने मान लिया कि ये मालक हैं। तो फिर ये मालक हैं, तो फिर ये अपने उस घर पे कैसे कब्जा करने के आएंगे? देखिए बात देखे ना, कितना बड़ा जोक है। और ये अगर पुलिस, अगर कोई ईमानदार अफसर हो तो देखे कि भाई ये एफआईआर के अंदर जो ये कह रहे हैं कि हमारे घर पे कब्जा करने आए, तो वो घर पे तो इन्होंने किराएदार रखे हुए हैं और उनके साथ रह रहे हैं। और फिर 10 साल से पुलिस, जो इलाके के लोग भी, और पुलिस को भी पता है कि ये खातून जो है ये मेडिकल सेंटर चला रही है। एक चीज अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपने जो थाने से वेरिफिकेशन कराई थी, यानी मैंने आपका घर किराए पे लिया, कितने अरसे पहले वो थाने से वेरिफिकेशन हुई, कितने अरसे बाद की ये एफआईआर है, कुछ पता है? जी दिशान भाई, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास किराएनामे अभी भी मौजूद पड़े हैं, मैंने दिखाए हैं आपको। नीचे मेरा
नहीं उनका एफिडेविट मतलब एक अंदाजा रफ आइडिया बता दें कि 3 महीने पहले, 2 महीने पहले। नहीं, तकरीबन 2022 से जैसे मैंने हमारा जो purchase पहले जो किए, किरायनामे थे ना वो एग्रीमेंट पे बने हुए थे, जैसे मतलब स्टाम्प पर होते हैं। लेकिन जैसे ये हमें मसले का पता चला कि ये लोग हमें हैरेस कर रहे हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप जगह छोड़ दें, ये वो, क्योंकि वो कमर्शियल जगह है जो मेरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी, बहुत अच्छी। ऊपर 9 क्वार्टर बने हुए हैं, नीचे 3 ऑफिस थे, एक वार्ड था, एक लेबर रूम था, मेरा खुद का ऑफिस था। मेरा मतलब हस्बैंड का कितनी जगह होगी? 100-150 गज? 330 गज की बिल्डिंग बनी हुई ठीक है है, और वो सर। बिल्डिंग मैंने खुद बनवाई है। जब मैंने वो जगह ली थी तो सिर्फ उसमें 2 कमरे थे और 2 दुकानें थी, वो मैंने खुद बनवाई थी। जैसे जैसे उनके पास वो ज़रूरत होती थी मुझे आगे सामान या कुछ और मतलब बढ़ाने का, क्लिनिक वगैरह या कुछ और चीज़ बढ़ाने की, तो वो लोग कहते थे आप बनवा लो, फिर बाद में कटवाते रहेंगे पैसे। तो उन्होंने कभी इसके ऊपर पैसे लगाए नहीं, इस जगह के ऊपर। जगह उनकी ज़रूर थी, तो मैं जैसे 10 लाख 5 लाख जो चीज़ बनाई है वो साथ उनकी मेरी जमा होती गई। जब वो डायलिसिस पे थे ना साहब, जो वफात पा गए, तो उस वक्त तक मेरे 20 से 22 लाख उनके पास ऑलरेडी जमा थे। तो उन्होंने कहा बेटा आपको मैं पैसे बेचकर जगह दूंगा, बेहतर है आप ही जगह रख लें। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मेरे पास अभी पूरी अमाउंट नहीं है, मैं 6 महीने के बाद दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। आधी अमाउंट वो लेके शादी में गए, आधी अमाउंट उनको उनके मरने के बाद उनके बेटे को दी हमने, उसकी भी मेरे पास सारे एविडेंस हैं। तो जब उनको जगह दे दिए, पैसे दे दिए, तो जो बाहर की 4 दुकानें थी हमने कहा ये हमें हमारी मतलब उसमें कस्टडी में दें क्योंकि आपकी पेमेंट पूरी हो गई है। तो उन्होंने कहा आज देते हैं, कल देते हैं। तो लैंड ग्रैबर जो थे वो इस ताक में थे कि ये जगह हम लोग ले लें। अच्छा, यहाँ पर वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं, मेरी बहन नौशीन, आपके लिए आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग लेकर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यही रिक्वेस्ट मैं करूँगा क्योंकि वक्त यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि मेरे भाई फ़िदा हुसैन और मेरी बहन नौशीन के लिए सुनवाई की जाए। वहाँ का जो मुतल्लिका थाना है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्शन लें और आप ज़रूर एक्शन लेंगे। आई एम होप सो कि आप लोग बैठे हैं कानून नाफिज करने के लिए और आपको भी जवाब देना होता है। हम बैठकर बात ज़रूर करते हैं लेकिन आपकी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं और आप बखूबी उनको निभाएंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात होगी। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। वंस अगेन नौशीन, शब्बीर भाई और फ़िदा भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए तो इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम काम आसानी से कर सकते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नए चेहरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ साथ हम ये कहेंगे कि चांडियो साहब को बहुत बहुत उम्र मुबारक, और जब उनसे मुलाकात होगी तो बनफ़ से नफीस भी उनको मुबारकबाद देंगे। इसी के साथ डॉक्टर बुलंद भाई और जो भी उनकी टीम साथ गई, अल्लाह ताला सबका उम्र कबूल करे और हमें उम्र की सादत नसीब फरमाए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।